नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेवाड़िया अजमेर से। आज के वीडियो में हम अव्यय, जिन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखो, अव्यय और अविकारी शब्द पढ़ने से पहले ये वर्ण के आगे का ही भाग है। हमने 2 या 3 वीडियो में वर्ण पढ़े, उसी से आगे का जो भाग है वो अव्यय अविकारी शब्द है। देखो, वर्ण के बाद में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को पढ़ने से पहले हमें शब्द की परिभाषा पता होना बहुत जरूरी है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्दों के 2 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 भेद हैं विकारी शब्दों के। वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और चौथा है क्रिया। देखो, हमने क्या पढ़ा? शब्द है वर्णों का सार्थक समूह है। शब्द की परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि वर्णों के सार्थक समूह है क्या कहलाते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाते हैं। और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है। जो आज का हमारा प्रकरण है अव्यय, दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या अव्यय। दूसरा जो भेद है शब्द का, पहला था विकारी और दूसरा है अविकारी, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। अब हमें अव्यय, सबसे पहले हम अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। हमारे जो प्रकरण का विषय अव्यय है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें पहले सबसे पहले अव्यय की परिभाषा पता होनी चाहिए कि अव्यय क्या होता है। तो जो अव्यय की परिभाषा है वो है वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, काल, पुरुष से प्रभावित नहीं होते हैं, जिन पर उनका कोई असर नहीं पड़ता है, वो अव्यय कहलाते हैं। तो मैं इसकी अव्यय की परिभाषा लिख रही हूं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष से प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते, अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय पढ़ने से पहले हमने शब्द पढ़े। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के भेद पढ़े, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। फिर हमने अव्यय की परिभाषा लिखी। वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष से प्रभावित नहीं होते, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की हमने परिभाषा पढ़ी ली। इसके बाद में अव्यय के 5 भेद होते हैं।
तो हम अव्यय के भेद पढ़ेंगे। अब अव्यय के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख देती हूँ, कौन कौन से होते हैं। पहला जो इसका भेद है वो है क्रिया विशेषण। कई बार यहीं से भी प्रश्न बनता है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं या अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद, उसमें पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, और जो 5वां है वो है निपात। ये अव्यय के 5 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां है निपात। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ेंगे। अब हम इसका जो अव्यय के 5 भेदों से पहला भेद है क्रिया विशेषण, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिया विशेषण की परिभाषा पता होना चाहिए, क्योंकि परिभाषाओं से भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो देखो सीधा, ये तो नाम से ही अपनी परिभाषा बोल रहा है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, और क्रिया, तो इसकी परिभाषा क्या बन रही है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो नाम से ही रटने की जरूरत नहीं है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, और ये क्रिया का विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा मैं लिख देती हूं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमने इसकी विशेषता पढ़ ली। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि भेदों से भी प्रश्न बनते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। पहला था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया, इसकी परिभाषा पढ़ ली। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। अब इनमें से हमें एक वाक्य दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, इसलिए हम इन चारों को थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
पहला हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी जो विशेषता है वो विशेषता मान लो या परिभाषा मान लो। देखो, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का स्थान का बोध कराए। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का स्थान बोध कराए, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिभाषा लिख देती हूं मैं। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का स्थान बोध कराए। बोध का मतलब ज्ञान कराए। वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कुछ शब्द भी होते हैं, अगर वो शब्द हमें मिल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि पास, दूर, यहाँ, वहां, इधर, उधर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे आदि। देखो प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न ऐसे बनेगा, राम पास में गया है। तो कहाँ गया है? पास में गया है। ये स्थान का बहुत हो रहा है हमें इस बात से। जैसे मोहन बाहर गया, उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण है इसके, राम पास में गया। राम पास में गया है। दूसरा उदाहरण है, गीता दूर रहती है। एक और उदाहरण लिख देती हूं, रमन ऊपर पढ़ता है। ये देखो, हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखे हैं। इनके मैंने कुछ शब्द भी लिख दिए पहचान के लिए। पास, दूर, यहाँ, वहां, इधर, उधर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे आदि। फिर भी मैं आपको एक नॉट इसकी ट्रिक बता देती हूँ, जिससे बिल्कुल अगर वो ट्रिक आप उसमें का प्रयोग करोगे तो आप उससे पता लगा सकते हो देखते ही वाक्य को कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो वो नोट है, यदि हम कहाँ से प्रश्न बनाएं और उत्तर मिल जाए। कोई वाक्य है और हम कहाँ से प्रश्न बनाएं और उत्तर मिल जाए तो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो वो नोट में साइड में लिख देती हूँ। यदि कहाँ से प्रश्न बनाएं, यानी कोई वाक्य दिया हुआ है और अब उस वाक्य दिए हुए वाक्य में हम बनाएंगे प्रश्न कहाँ से। यदि कहाँ से प्रश्न बनाएं, कहाँ से प्रश्न बनाएं और उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखो कैसे, हमने उदाहरण लिखे थे 3। राम पास में गया है, तो मैं प्रश्न बनाऊंगी राम कहाँ गया है और उत्तर आ जाएगा पास में। दूसरा प्रश्न है गीता दूर रहती है, मैं प्रश्न बनाऊंगी गीता कहाँ रहती है, तो दूर रहती है, उत्तर आ रहा है।
तीसरा है रमन ऊपर पढ़ता है। मैं प्रश्न बनाऊंगी, रमन कहाँ पढ़ता है? ऊपर पढ़ता है। इसका मतलब इन तीनों ही वाक्यों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण का जो दूसरा भेद था वो था कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो, कालवाचक जो क्रिया विशेषण है उसकी परिभाषा यह है इसकी कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का समय का बोध कराए। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसकी परिभाषा यह है, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का समय बोध कराए। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ शब्द भी बता देती हूँ। अगर वाक्य में मिल जाते हैं तो शब्द देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। वो शब्द है आज, कल, सुबह, शाम, शीघ्र, अभी, तभी, पहले, बाद आदि। ये कुछ शब्द ऐसे हैं, इनको देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखो, इसके उदाहरण देखते हैं हम। मोहन कल आएगा। दूसरा उदाहरण है राधा अभी नाच रही है। तीसरा उदाहरण है सीता आज आएगी। तो ये इसके कुछ उदाहरण है कालवाचक क्रिया विशेषण के। कालवाचक क्रिया विशेषण हमने परिभाषा पढ़ ली कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का समय का बोध कराए, समय बोध कराए, वो कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसके कुछ शब्द है आज, कल, सुबह, शाम, शीघ्र, अभी, तभी, पहले, बाद आदि। और इस तरीके के आपके उदाहरण आएंगे। हमें ये समय का बोध करवा रहे हैं। जैसे पहला है मोहन कल आएगा, समय का बोध करवा रहा है, आएगा कब? कल आएगा। अब अगर हमें यहाँ भी आपको ऐसे लग रहा है कि हमें तो ये याद ही नहीं हो पाएगा ये सब, तो एक इसका जो छोटी वो ट्रिक है, वो एक लाइन आपको याद करनी होगी नोट लगा के। वो लाइन है, यदि हम कब से प्रश्न बनाएं, यदि हम कब से प्रश्न बनाएं, कब से प्रश्न बनाएं और उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए तो कालवाचक
रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखो कैसे, कब से कैसे प्रश्न बनाएंगे। हमारा उदाहरण था मोहन कल आएगा, तो हम इससे प्रश्न ऐसे बनाएंगे, मोहन कब आएगा, तो उत्तर आ रहा है कल आएगा। दूसरा हमारा जो उदाहरण था, राधा अभी नाच रही है, तो राधा कब नाच रही है, उत्तर आ रहा है अभी नाच रही है। तीसरा प्रश्न हम ऐसे बनाएंगे, सीता कब आएगी, और उत्तर आ रहा है आ जाएगी। हमारे जो विशेषता थी, परिभाषा थी, उसके अनुसार हमने ये प्रश्न यहाँ से कब से प्रश्न बनाएंगे और उत्तर आ रहा है, तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। का जो तीसरा भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब ही होता है तरीका। तो जो इसकी परिभाषा है वो यह है कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के तरीके का बोध कराए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके भी हम कुछ शब्द ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी, शब्द देखते ही पता लग जाएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वो शब्द है धीरे धीरे, तेज, वास्तव में, वास्तव, सचमुच, चुपके से, होले से, जरूर, आदि। देखो इसके उदाहरण देखो, उदाहरण है रविंद्र धीरे धीरे भाग गया। नंबर 2, गगन चुपके से आ गया। मतलब इन शब्दों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये शब्द आते हैं किसी वाक्य में तो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर भी हम एक जो अलग से हम नोट लिखवा रहे हैं, वो उस नोट से भी आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और वो नोट है, यदि हम कैसे से प्रश्न बनाएं और उत्तर आ जाए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखो कैसे,
हमारा उदाहरण है रविंद्र धीरे धीरे भाग गया। हम प्रश्न बनाएंगे रविंद्र कैसे भाग गया, तो धीरे धीरे भाग गया। दूसरा, गगन चुपके से आ गया, तो हम प्रश्न बनाएंगे गगन कैसे आ गया, तो उत्तर आएगा चुपके से आ गया। तो इसी तरीके से हमारे वाक्य बने हुए हैं, और यदि हम कैसे से प्रश्न बनाएं और उत्तर आता है तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण का चौथा जो भेद है वो है आपका चौथा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके लिए भी हम थोड़े इनके कुछ शब्द बता देते हूँ जिससे आपको आसानी हो पहचान करने में कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो वो शब्द है कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, उतना, इतना आदि। इसके उदाहरण देखो, इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है शिवांश कम बोलता है। इसका दूसरा उदाहरण है नव्या बहुत पढ़ती है। इसका देखो, ये कम और बहुत ये आपकी मात्रा बता रहा है, और हम इसके भी एक नोट बता देती हूँ, इससे आपको आसानी हो कि कोई सा भी उदाहरण आए फिर संसार का, अगर आप उस नोट वाले शब्द से आप प्रश्न बनाओगे तो उदाहरण से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई सा भी उदाहरण हो, आप उसे पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। आप इन शब्दों के बाद में देखने के बाद में वो नोट जरूर पढ़ना। जो ये नोट है इसका वो देखो, यदि, कितना, ओब्लिक, कितनी, शब्दों से प्रश्न बनाए और उत्तर आ जाए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखो कैसे, हमारे जो दो उदाहरण है उस उदाहरण के आधार पर मैं आपको बता देती हूँ। पहला है शिवांश कम बोलता है, तो हम प्रश्न कैसे बनाएंगे कि शिवांश कितना बोलता है, और उत्तर आ जाएगा कम बोलता है। इसका मतलब यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है नव्या बहुत पढ़ती है,
हम प्रश्न बनाएंगे, नव्या कितना पढ़ती है? बहुत पढ़ती है, उत्तर आ रहा है। इसका मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुल मिला के हमें जो चारों क्रिया विशेषण थे उनमें हमें क्या क्या याद करने का, परिभाषाएं, शब्द तो याद करने ही है, लेकिन जो चारों नोट मैंने लिखवाए, पहला था आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उस क्रिया विशेषण में हमें कहाँ से प्रश्न बनाना है और उत्तर आ जाता है तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरे में हम जो कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा, उस दूसरे में हमें कब से प्रश्न बनाना है और उत्तर आ जाए तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा, उसमें हमने कैसे से प्रश्न बनाएंगे और अगर उत्तर आ जाता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा हमने पढ़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें हम कितना या कितनी से प्रश्न बनाएंगे और उत्तर आ जाता है तो हमारे वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और अव्यय के जो 4 भेद और बच गए हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।